Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन की नेक्स्ट फॉर्गिज्म के बारे में. As we had finished with the फॉर्गिज्म number 58, which was about one-sided disease and the consequences of antipathic mode of treatment. आज मैंने कहा था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स डॉक्टर हैनेमन ने हमें दिए हैं, जो कि है फॉर्गिज्म नंबर 59 में. यह फॉर्गिज्म बहुत लंबा है. आई थिंक इट्स अबाउट 3 पेजेस. 3 पेजेस का यह फॉर्गिज्म है. देखने में लगता है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, बट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आप किसी भी शॉर्ट नोट में, एक लॉन्ग नोट को प्रिपेयर करने में, जो कि वन साइडेड डिजीजेस में या फिर एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ द ड्रग्स, ये तीनों कंसेप्ट्स में आप इस फॉर्गिज्म का यूज कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़ेंगे तो कम से कम 5 तब याद रहेंगे. तो इसलिए सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से आज हम पढ़ लेने वाले हैं इस फॉर्गिज्म में. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अगर अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. आज इस फॉर्गिज्म में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स which is started like that. Important symptoms of persistent diseases have never yet been treated with such palliative antagonistic remedies. बहुत important लाइन है. पहली लाइन ही क्या कह रही है? Important symptoms of persistent diseases. बहुत लंबे समय से चलने वाली जो बीमारियां हैं, उनके जो important symptoms है, have never yet been treated with such palliative antagonistic remedies. आज तक कभी भी इस तरह के palliative antagonistic remedies से कभी भी ट्रीट नहीं किए गए हैं. Without the opposite state, बिना वो opposite state के मतलब आज तक कोई भी persistent कोई भी disease चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, उसको आप antagonistic treatment, that means antipathic mode of treatment से बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएंगे. Without the opposite state, जो पहले amelioration आता है और फिर जो वर्स होती है कंडीशन, वो वर्स कंडीशन पाए बिना आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते. इवन वो आएगी तो वर्स ही करेगी, वो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. अ रिलैप्स, वापस आएंगी चीजें. इंडीड अ पाल्पेबल एग्रीवेशन ऑफ द मैलेडी अकरिंग अ फ्यू आवर्स आफ्टरवर्ड. जबकि क्या मिलता है? एक एग्रीवेशन मिलता है आपकी ओरिजिनल डिजीज का, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका, नॉट द ओरिजिनल डिजीज बट आपकी प्रॉब्लम का एग्रीवेशन होता है, वर्स होती है कुछ ही कपल ऑफ आवर्स के अंदर. For a persistent tendency to sleepiness during the day, the physician prescribe coffee. Persistent, दिन के समय पे बहुत ज्यादा नींद आती है, रोज ही स्लीपीनेस हो रहा है, तो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करे कॉफी. Whose primary action is to end living. Now very very important, this aphorism is very important. आगे हम प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस aphorism में हमें डॉक्टर हैनेमन ने समझा दिया कि प्राइमरी एक्शन कौन सा है, सेकेंडरी एक्शन कौन सा है. तो प्राइमरी एक्शन ऑफ कॉफी में क्या होता है? वो आपको चार्ज कर देती है, एंड लिविंग कर देती है, नींद उड़ा देती है. एंड व्हेन इट हैड एग्जॉस्टेड इट्स एक्शन द डे, somnolence increased. और जब उसका एक्शन खत्म होता है, प्राइमरी एक्शन कॉफी का खत्म होता है, उसके बाद और भी ज्यादा स्लीपीनेस, और भी ज्यादा डलनेस आ जाती है, ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा. फॉर फ्रीक्वेंट वेकिंग एट नाइट ही गेव इन द इवनिंग. रोज रात को ज्यादा जग रहे हैं तो शाम को कॉफी लेने बोल दिया. विदाउट हीडिंग द अदर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, बिना ये सुने कि बाकी सिम्टम्स क्या है, उन्होंने बोल दिया कॉफी ले लो. तो रातों की नींद जो है, थोड़ी देर के लिए आपको तो बेटर लगेगा कि आप अवेक है. बहुत सारे बच्चे आजकल पढ़ाई करने के लिए कॉफी का सहारा लेते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनको रात में पढ़ने की आदत है, बहुत सारे बच्चे आजकल सुबह नहीं जगते, रात को ज्यादा पढ़ते हैं. वो हमेशा कहते हैं कि रात को उनसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है. अगर होती भी है तो प्लीज अपने आप को या अपनी बॉडी को उस तरीके का मत बनाइए, हैबिचुअल मत बनाइए कॉफी का, क्योंकि वो आपको एक प्राइमरी एक्शन में तो आपको बहुत चार्ज कर देती है, आपकी नींद उड़ा देती है. बट जब उसी कॉफी का सेकेंडरी एक्शन शुरू होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, पहले आप बहुत माइल्ड कॉफी लेते हैं तब भी आप बहुत चार्ज रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रोज का ये रूटीन बनाते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कॉफी जब लेते हैं तब जाकर आप पूरी रात जगकर पढ़ाई कर पाते हैं. और उसके बाद देयर कम्स अ स्टेज कि आप कॉफी के एडिक्टेड हो जाते हो. आप कॉफी नहीं लेते तो आपको पूरा दिन सुस्त लगता है, आपको पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे बहुत डिजी है, आपने कुछ किया नहीं, आप एफिशिएंट नहीं है टू डू द थिंग्स. तो चाय हो या कॉफी हो, जो भी चीज जिसमें कैफीन है, जो आपको चार्ज कर रहा है, आपको एनर्जाइज कर रहा है, उन चीजों का सहारा वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए. पर अगर आप ले रहे हैं तो उसकी हैबिट मत डेवलप होने दीजिए.
आपकी बॉडी इज केपेबल इनफ कि वो बिना इन सब चीजों के भी आपको बहुत एफिशिएंट आउटपुट दे सकती है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि उसकी सेकेंडरी एक्शन में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है. Hearing the other symptoms of the disease, opium, which by virtue of its primary action produce the same night. अब क्या करें, ओपियम अगर दिया, दो ओपियम के प्राइमरी एक्शन की वजह से उस रात को तो सेम नाइट जो है, अगर कोई पूरी रात जग रहा है, ठीक है, अगर कोई पूरी रात जग रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, तो ओपियम दे दिया, उस रात को तो उसको क्या लगेगा, डल एंड डिजी फील होगा और वो सो जाएगा. लेकिन सब्सिक्वेंट नाइट्स में क्या होता जाएगा, और ज्यादा स्लीपलेसनेस आ जाएगी. तो अब क्या होगा, उस चीज की जरूरत ज्यादा क्वांटिटी में होने लगेगी. पर हम ये नहीं समझ पाएंगे, या हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो ओपियम की वजह से हो रहा है, वो कॉफी की वजह से हो रहा है, वो कैफीन की वजह से हो रहा है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चाय के बिना हमारा दिन नहीं शुरू होता, चाय नहीं लेंगे तो सरदर्द स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, आप चाय पीते हैं, आप 1 कप सुबह 1 कप शाम को रोज चाय लेते हैं, पर ये कौन सी स्थिति डेवलप कर रहे हैं हम, जहां पर कि हम चाय के बिना हमें हेडेक शुरू हो रहा है, चाय के बिना हम अपना काम, आप डेली रूटीन वर्क नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स उसके अंदर जो चीज है, चाय में जो आपने डाला है, उसका सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट हो चुका है. सेकेंडरी एक्शन में अब आपको उस चीज की नीड ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप पहले से भी ज्यादा वर्स है. बट द सब्सिक्वेंट नाइट्स वर मोर स्लीपलेस दैन बिफोर. अब जैसे क्रॉनिक डायरियाज हैं, ठीक है, उसमें हमने अफॉर्मिज्म नंबर 57 में पढ़ा था कि उसमें क्या दे दिया जाता है, ओपियम दे दिया जाता है. तो वो पेरिस्टालसिस को, जो इंटेस्टाइन की मोबिलिटी है, उसको कम कर देता है, जिससे कि ज्यादा जो है हमारी बॉडी से मोशंस पास नहीं होते, और वी फील दैट हमारा डायरिया रुक गया है और हमारी बॉडी से पानी की कमी नहीं हो रही है. तो दैट मीन्स वी आर ओके. बट जैसे ही उसका सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होता है, व्हाट इज सपोज टू हैपन, whose primary action is to constipate the bowels, and after a transient stoppage of diarrhea it subsequently becomes all worse. थोड़ी सी देर के लिए जब डायरिया रुक गया, subsequently और ज्यादा वर्स हो जाता है. Violent, frequent, recurring pains of all kind he could suppress with opium. जैसे हमने पेन्स के एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि ओपियम दे देते हैं तो वो नम कर देता है आपकी नर्व्स को, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जाते हैं कि आपको दर्द हो रहा है. पर यहाँ जहां पर शॉर्ट टाइम के लिए आपके सारे दर्दों को सप्रेस कर रहा है, देन दे ऑलवेज रिटर्न इन ग्रेटर. जब वो वापस आते हैं, वो दर्द, उसका प्राइमरी एक्शन स्टॉप होते ही, एग्जॉस्ट होते ही, जब वो वापस दर्द आते हैं तो वो पहले से ज्यादा इनटॉलरेबल होते हैं. और सम मच वर्स अफेक्शन कम इन द स्टैंड, और भी ज्यादा पहले से परिस्थिति खराब हो जाती है. फॉर नॉक्टर्नल कफ, रात के समय जो खांसी होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग, काफी लंबे समय से है, ऑर्डिनरी फिजिशियन न्यू नो बेटर दैन टू एडमिनिस्टर ओपियम. तो ऑर्डिनरी फिजिशियन, अगर बहुत लंबे समय से रात को एक खांसी हो रही है, ऑर्डिनरी फिजिशियन को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है ओपियम दे दो. whose primary action is to suppress every irritation. उसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है, हर तरह की इरिटेशन को उसी समय खत्म कर देना. जनरली व्हाट्स द रीजन बिहाइंड नॉक्टर्नल कफ, रात के समय कफ क्यों होता है, थ्रोट इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, और अगर छाती में बलगम है तो वो सारा लेटते वक्त, रात के समय लेटते वक्त क्या होता है, वो सारा कंजेशन ऊपर की तरफ आता है, वो बलगम सब ऊपर की तरफ आता है और वो इरिटेशन करता है, जिससे काउंटर एक्शन में खांसी ज्यादा उठती है. पर उस चीज को ठीक करने की बजाय आप खांसी को रोक देंगे तो उन्हें लगेगा कि भाई पेशेंट को खांसी बंद हो गई ना, वो बिल्कुल कन्विंस्ड है. बट यू आर नॉट ट्रीटिंग द एलिमेंट, यू आर ट्रीटिंग द कफ ओनली बाय अ वेरी फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. सप्रेस कर दिया हर तरह के इरिटेशन का, कफ वुड देन परहैप्स सीज द फर्स्ट नाइट, पहली रात को कफ में आराम मिल जाएगा, पर आने वाली सब्सिक्वेंट नाइट में वो और ज्यादा सीवियर हो जाता है. एंड इफ इट वर अगेन एंड अगेन सप्रेस बाय दिस पैलिएटिव इन इंक्रीज डोजेस, फीवर एंड नॉक्टर्नल पर्सपिरेशन वर एडेड टू द डिजीज. अगर इसी तरीके से बढ़ाकर आप हर सब्सिक्वेंट नाइट पर थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर ओपियम देते जा रहे हैं, तो और उस कफ को, उस इरिटेशन को सप्रेस करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, बुखार भी आने लगता है और रात के समय पसीना भी बॉडी से छूटने लगता है. वीकनेस ऑफ द ब्लैडर, अ वेरी गुड एग्जाम्पल. आपका यूरिनरी ब्लैडर अगर वीक हो रहा है और साथ साथ में यूरिन उसके अंदर रिटेन कर जा रहा है, यूरिन पूरा नहीं निकल रहा, उसके अंदर रह जा रहा है, were sought to be conquered by the antipathic work of cantharides to stimulate the urinary passages. अब इसमें क्या करते हैं, एंटीपैथिक वर्क जो है कैंथराइड्स दे दिया, जो क्या करते हैं, आपने देखा फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन में हम कैंथारिस देते हैं. फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन में यहाँ क्या कर रहे हैं, जब यूरिन रिटेन रह रहा है अंदर, रिलीज नहीं हो रहा, तो कैंथराइड्स दे रहे हैं, सारा निकल जाएगा. हम क्या करते हैं, कैंथारिस कब देते हैं, जब फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है. तो फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन,
तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यहाँ कॉन्ट्रारिया है, तो जब रुक रहा है उन्होंने दे दिया टू गेट इट रिलीज, वो सारा यूरिनरी पैसेज या पूरा यूरिन जो इवैक्यूएट हो जाए, बाहर निकल जाए। सर्टनली एट फर्स्ट इफेक्टेड, वो इफेक्टिव भी होता है फर्स्ट, बट देर आफ्टर जो ब्लैडर है वो और ज्यादा कम उसकी क्षमता रह जाती है स्टिमुलेशन की, और वो और भी कम कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है जितना पहले ओरिजिनली कर पा रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, अपना प्रॉपर मोशन मसल्स नहीं कर पाएंगे जिससे कि यूरिन इवैक्यूएट हो, धीरे धीरे पैरालिसिस तक की सिचुएशन आ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर पैरालाइज हो जाता है। विद लार्ज डोजेस ऑफ पर्जेटिव ड्रग्स एंड लैक्सेटिव सॉल्ट्स, अब जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको ज्यादा, रोज ही एक लैक्सेटिव खाएंगे तब जाके सुबह मोशंस जाएंगे, रोज एक लैक्सेटिव दे रहे हैं ताकि बावल्स जो है फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन हो, लोगों का पेट साफ हो। व्हाट डू दे डू? पेट साफ नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट है, लैक्सेटिव ले लो, रात को लो, सुबह पेट साफ हो जाएगा, पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा कि पेट साफ हो गया, उनको पसंद आ रहा है, वो रोज लैक्सेटिव लेने की हैबिट डाल लेते हैं। इट वाज सॉट टू रिमूव अ क्रॉनिक टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन। क्या करना था उसको क्रॉनिक जो टेंडेंसी है कॉन्स्टिपेशन की उसको रिमूव करना था, बट लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या किया, बावल्स जो है, इंटेस्टाइन्स जो है और भी ज्यादा कन्फाइंड हो गए, मोशंस जो है और भी ज्यादा कन्फाइंड हो गए, रुकने लग गए, बिल्कुल अब जो है और ज्यादा ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। Ordinary physicians seek to remove chronic debility by the administration of wine. Again, a very good example. बहुत ज्यादा वीकनेस है, they always suggest कि take wine, उससे आपको एनर्जी फील होगी, which however stimulates only in its primary action. Primary action में क्या होता है, बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, and hence the forces sink all the lower in the secondary action. Secondary action आते ही पहले वाले से भी और ज्यादा लो और ज्यादा डल फील करते हैं। By bitter substances and heating condiments, he tries to strengthen and warm the chronically weak and cold stomach. बहुत ज्यादा अगर आपका स्टमक अपसेट रह रहा है, वीक है बहुत लंबे समय से, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या दे रहे हैं, कड़वे सब्सटेंसेस दे रहे हैं। आपको प्राइमरी एक्शन में यू फील दैट यस आपको स्टमक अच्छा लग रहा है, बट सेकेंडरी एक्शन में of these palliatives which are stimulating in their primary action only, the stomach become yet more inactive, स्टमक और इनएक्टिव हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट है, बहुत ज्यादा अंदरूनी शरीर के अंदर गर्मी कम है, दैट मीन्स ठंडक रहती है, चिली रहता है पेशेंट अंदर से, उसको लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत समय से ऐसा है, चिली डिस्पोजिशन है, तो उसको प्रेस्क्राइब कर दिया वार्म बाथ्स, गर्म पानी से नहाने को, बट स्टिल मोर वीक, कोल्ड एंड चिली, डू द पेशेंट सब्सिक्वेंटली बिकम, धीरे धीरे पेशेंट्स और भी ज्यादा चिली और भी ज्यादा वीक हो जाते हैं। यू हैव ऑलवेज कम टू नो, शायद आप लोगों ने सुना हो कि जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है उनको कई बार कहा जाता है ठंडे पानी से नहा कर आओ, देखो कैसे एकदम से शरीर में गर्मी आ जाएगी, और दे ऑलवेज से, ऐसे नहीं बोला जाता गर्म में बैठ जाओ, गर्म से नहाओ, हमेशा कहा जाता है ठंडे पानी से नहा लो एक बार, तो आपके शरीर के अंदर एक वार्मथ डेवलप होगा। जब वार्म बाथ्स के लिए बोला जाता है तो उसकी सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होते ही पेशेंट को और ज्यादा पहले से ठंड लगने लगती है। But the burning pain afterwards increased to an incredible degree and the inflammation spreads and rises to a still greater height. अब burned parts जो है, इन parts feel instantaneous elevation from the, जले हुए पर ठंडा पानी लगाने को बोलते हैं, तो क्या जलन कम हो जाती है? We always say कि ठंडा पानी डालो। इन द प्राइमरी एक्शन आपने ठंडा पानी डाल लिया, आप कब तक पानी डालते रहेंगे? आप जब उस पानी से हटाएंगे और उसका प्राइमरी एक्शन खत्म होगा, आपको ओरिजिनल जितनी बर्निंग होती है उससे ज्यादा बर्निंग होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ठंडे पानी में डाला इट्स ओके, पर उससे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ठंडे पानी में बार बार डालने से आपकी जो जलन है वो कम हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली जो सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होता है इन सब चीजों का, तो बर्निंग और ज्यादा होती है। By means of this transitory remedies that provoke a secretion of mucus coryza with a stoppage of nose of long standing is sought to be removed, but it escapes observation that the disease is aggravated all the more by these antagonistic remedies in their secondary action and the nose becomes still more stopped. सिंपल सी बात है, अगर आपकी नोज बहुत लंबे समय से ब्लॉक्ड है और एंटागोनिस्टिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यहाँ बात की जा रही है लॉन्ग स्टैंडिंग, आपने हमेशा देखा होगा लंबे समय से कहा जा रहा है, दैट मीन्स लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट डिजीजेस में अगर आप एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट देंगे तो क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलेंगे, दैट इज टू बी अंडरलाइंड एंड नोटेड। अगर बहुत लंबे समय से नाक बंद रह रही है, सिक्रीशंस बहुत ज्यादा है, तो अगर दे दिया जा रहा है कि स्टेनोटरी रेमेडीज दे दी जा रही है कि नाक खोलने के लिए आप नाक में ही डाल लो,
तो नोज ओपन हो जाता है। पर आपने बहुत बार देखा होगा, वंस यू स्टार्ट विद द नोज ड्रॉप और नेजल ड्रॉप्स, आप एक बार डालते हैं ओपन हो जाती है, फिर 6 घंटे बाद आप फिर डालते हैं। पहले आपको शायद स्टार्टिंग में एक ही बार डालने की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन अगर आप इस तरह की चीजों में आप लंबे समय तक ये ऐसे नेजल ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो आई हैव कम टू नो द पेशेंट्स, ऐसी स्थिति आ जाती है जहां दिन में 3-3, 4-4 बार नाक खोलने के लिए ये डालना पड़ता है। सो दैट इज नॉट बेसिकली द ट्रीटमेंट, दैट इज द पैलिएशन. By electricity and galvanism within their primary action greatly stimulate muscular action. Chronically weakened, almost paralytic limbs were soon excited to more active movements, but the consequence, the secondary action, was complete deadening of all muscular irritability and complete paralysis. Now, electricity and galvanism एक प्रोसेस होता है जिसके प्राइमरी एक्शन में आपके मसल्स जो है स्ट्रेंथ पाते हैं, मसल्स को एक्शन में लेकर आना, जहां पैरालिसिस के केस है, जहां बिल्कुल शरीर ने साथ छोड़ दिया है, जहां मसल्स आपके एक्टिव नहीं है, जहां हाथ नहीं उठ रहा है, जहां पैर नहीं उठ रहा है, ऐसे केसेस में पैरालिटिक लिम्स है, बहुत कमजोर है, तो प्राइमरी एक्शन में एक्टिव मूवमेंट्स आपको देखने मिलती है थोड़ी, पर जहां सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन आते ही प्रॉब्लम्स जो है रिवर्स हो जाती है। पैरालिसिस जो है कंप्लीट डेडनिंग ऑफ ऑल मस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड कंप्लीट पैरालिसिस में शिफ्ट हो जाता है। तो मस्कुलर वीकनेस कंप्लीट पैरालिसिस में शिफ्ट हो गई। By venesection, it was attempted to remove chronic determination of blood to the head, but there was always followed by great congestion. Ordinary medical practitioners know nothing better with which to treat the paralytic torpor of the corporeal and mental organs. Now, the next example is venesection किया जाता है to remove chronic determination of congestion, blood to the head. सर की तरफ जब बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, कंजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है हेड के अंदर, तो ग्रेट और भी ज्यादा जब वेनेसेक्शन किया जाता है, प्राइमरी एक्शन में यू फील रिलैक्स, बट सेकेंडरी एक्शन में अगेन जो है बहुत ज्यादा कंजेशन होने लगता है। ऑर्डिनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं समझते विच टू ट्रीट द पैरालिटिक टॉर्पर ऑफ कॉर्पोरल एंड मेंटल ऑर्गन्स, बॉडीली ऑर्गन्स एंड मेंटल ऑर्गन्स। मतलब पैरालिसिस दैट मीन्स पैरालिटिक वीकनेस है, अगर बॉडीली भी और मेंटल पैरालिटिक वीकनेस भी है, दोनों को साथ में अगर बेहोशी है, अनकॉन्शियसनेस है, विच प्रिवेल्स इन मेनी काइंड ऑफ टाइफस, बहुत सारे टाइफस में इस तरह की सिचुएशन देखी जाती है, तो व्हाट डू दे डू, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑर्डिनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर, व्हाट डू दे डू, दे गिव लार्ज डोजेस ऑफ वैलेरियन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिनल एजेंट फॉर कॉजिंग एनिमेशन एंड इंक्रीजिंग द मोटर फैकल्टी। तो वैलेरियन दे देते हैं बहुत सारे जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर है विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द प्रॉब्लम, और वो दे देते हैं ताकि मोटर फैकल्टी इंक्रीज हो जाए। तो मोटर फैकल्टी इंक्रीज हो भी जाती है। इन देयर इग्नोरेंस हाउएवर दे न्यू नॉट दैट द एक्शन इज ओनली अ प्राइमरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होगा तो और जो पेशेंट है ऑर्गेनिज्म में और भी ज्यादा फॉल बैक कर जाएगा, और भी ज्यादा उसकी स्थिति पहले से गिर जाएगी। इन द सेकेंडरी एक्शन इनटू स्टिल ग्रेटर टॉर्पर एंड इमोबिलिटी, बिल्कुल चल नहीं पाएगा और ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, इमोबिलिटी मतलब चलना फिरना बंद हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। दैट मीन्स मेंटल एंड बॉडीली ऑर्गन्स का जो है पूरा पैरालिसिस ब्रैकेट में दिया है एंड डेथ। दे डिड नॉट सी दैट द वेरी डिजीज दे सप्लाइड मोस्ट प्लेंटीफुली विद वैलेरियन which in such cases an opposite acting antipathic remedy most infallibly terminated fatally। तो जहां ये बिल्कुल नहीं सोचते, जहां इन्होंने वेलेरियन दे दिया, इस तरह के परसिस्ट, इस तरह के क्रूशियल केसेस के अंदर दे दिया, पकड़ा दिया, खा लो, और सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होते ही डेथ वाला कंडीशन भी हो सकता है। ओल्ड स्कूल फिजिशियन दे रिजॉयस, बहुत खुश होते हैं ये चीज देखकर कि हमने कुछ देर के लिए बहुत रिपीटेड चलने वाली पल्स को, जो स्मॉल रैपिड पल्स, जल्दी जल्दी पल्स चल रही थी, उसकी वेलोसिटी को हमने थोड़ा कंट्रोल कर लिया कुछ घंटों के लिए। जो बहुत पतले दुबले कैचेक्टिक, बहुत ही जिनके शरीर में कुछ जान नहीं बची, ऐसे लोगों में प्राइमरी एक्शन में पल्स थोड़ा स्लो हो भी जाता है, लेकिन जब सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होता है तो पहले से भी ज्यादा रिपीटेड और रैपिड पल्स हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमें जो है उसकी पावर को वो बढ़ाते हैं। इन सेकेंडरी एक्शन पल्स बिकम अनकाउंटेबल, सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होते ही पल्स अनकाउंटेबल हो जाती है। स्लीप, एपेटाइट, स्ट्रेंथ डिपार्ट, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। इनवैरिएबली कई बार डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, या फिर इंसानिटी, सब कुछ भूल सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की हो सकती है। हाउ ऑफन इन वन वर्ड, एक शब्द में कहा जाए तो डिजीज एग्रीवेट होता है, और समथिंग इवन वर्स, उससे भी ज्यादा कुछ वर्स हो सकता है। सेकेंडरी एक्शन में जब सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होता है एंटागोनिस्टिक एंटीपैथिक रेमेडीज का, द ओल्ड स्कूल विद फॉल्स
The old school with its false theories does not perceive, वो ये समझते नहीं है, but experience teaches it in terrible manner. वो ये चीज नहीं समझते हैं, false theories, इनको सब false theories समझते हैं, लेकिन experience जो है सब कुछ बहुत खतरनाक तरीके से बताता है. तो इससे ज्यादा बेहतर है आप अपनी चीजों से समझ लें, ना कि आप किसी के ऊपर आजमा कर देख रहे हैं, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस और भी खतरनाक हो सकते हैं. तो जो लिखा है उसको समझ लेना ज्यादा बेहतर है, rather than taking the life of a patient as granted. So this is all about aphorism number 59. It's a long aphorism, very easy aphorism. You get a lot of examples from this. I really hope that you like this video. Please stay tuned, stay connected with homeopathy. Bye bye.